शहरों में मौजूद लग्जरी के उन टावर्स की जिनमें महाभारत काल जैसा लाक्षागृह वाला छलावा छिपा है। ये छलावा है जिसकी भनक किसी को नहीं लगती, और जब भनक लगती है तब तक जिंदगी के सांसों को बचाने के हर रास्ते बंद हो चुके होते हैं। लखनऊ में होटल अग्निकांड के बाद उत्तर मांग रहा है प्रदेश की आखिर ऐसे कितने लाक्षागृह हैं जो लोगों की जिंदगी के लिए संकट बन सकते हैं। और सवाल यह है कि ऐसे आग को गोलों को बनाने, छिपाने और आगे बढ़ाने के लिए जो अमला काम करता है भ्रष्ट तंत्र के तौर पर, आखिर उसका खात्मा कब होगा, वो यही उत्तर मांग रहे हैं प्रदेश। शहर शहर कितने लाक्षागृह का कहर। लखनऊ से वाराणसी तक, कानपुर से आगरा तक, एबीपी गंगा पर होटलों का रियलिटी चेक। होटल के नाम पर किस तरह से लाक्षागृह बना रखा है, ये नज़ारा आप देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि होटल में 27 कमरे हैं, 4 मंजिल का ये होटल बना हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किसी भी तरफ से शीशे लगे हुए हैं और बाहर झांकने तक की जगह नहीं है। यानी अगर आग लगती है इस होटल में तो अंदर रहने वालों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेवाना अग्निकांड के बाद भी क्यों नहीं जाग रहा प्रशासन? अग्निकांड से नहीं सीखा सबक? एबीपी गंगा का सवाल, ऐसे हादसों पर लगाम कब तक? होटलों की जानलेवा लापरवाही आम लोगों पर भारी। यहाँ किस तरीके से हाइड्रेंट सिस्टम काम कर रहा है, इसका रियलिटी चेक कर रहा है अग्निशमन विभाग, और किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम जो चीज़ें होती हैं किसी भी कहा जाए अग्निकांड को रोकने के लिए, उनकी क्या अद्यतन स्थिति है, काम कर रहे हैं तमाम उपकरण या नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल यहाँ की जा रही है। कार्रवाई के लिए क्या है प्रशासन की तैयारी? अवैध निर्माण का एक नमूना आपको दिखाते हैं कि ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये बेसमेंट है और ये पार्किंग के लिए बनाया गया था। लिखा तो है पार्किंग और कागजों में सब पार्किंग है भी, लेकिन ये पार्किंग एरिया है। देखिए शानदार झूमर लगा हुआ है ये पार्किंग में, ये है इस होटल की पार्किंग, और अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप। शानदार पार्किंग, ऐसी पार्किंग आपने कहीं देखी नहीं होगी। इतने जो साज सज्जा है यहाँ पे, और एक शानदार ऑफिस भी बना है यहाँ पर। किसी रियल एस्टेट कंपनी का ये ऑफिस लग रहा है, नाम भी लिखा हुआ है। गाड़ियों के नाम पर सिर्फ यहाँ 2 कारें हैं जो शायद होटल के लोगों की होंगी, इनके मालिकों की होंगी। लाक्षागृह बने होटलों को कब जाएगा सख्त संदेश? उत्तर मांगे प्रदेश। और ऐसे ही लाक्षागृहों की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों से लाइव हैं, उनके पास चलेंगे। कानपुर से नीतीश हैं, नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, विवेक हमारे साथ लखनऊ से हैं जो पल पल की तस्वीर हादसे के बाद दिखा रहे हैं, और नितिन हमारे साथ आगरा से हैं। आप चारों लोगों के पास आएंगे, जानेंगे कि क्या स्थितियां, लेकिन सबसे पहले विवेक आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई और जिस तरीके से पूरे भ्रष्ट तंत्र के खेल का खुलासा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ के खेल का खुलासा है, अब क्या स्थिति है लखनऊ में? क्या ऐसे होटल्स को चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है जो लोगों के लिए एक लाक्षागृह तैयार करके बैठे हैं? अवधेश, किसी भी तंत्र को जगाने के लिए मुझे लगता है कि बलि की ज़रूरत होती है। इससे पहले भी 4 साल पहले लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, होटल में आग लगी थी, 2 होटलों में आग लगी थी और उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद तंत्र जागा, जांच हुई, होटल ध्वस्त किए गए और जांच आज भी चल रही है। अभी हाल ही में 22 इंजीनियरों को चार्जशीट दी गई है इस मामले में, एलडीए के इंजीनियरों ने, जिन्होंने अवैध निर्माण करवाया था। ये एक उदाहरण था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे अंजाम तक पहुंची ये कार्रवाई, लेवाना स्वीट्स में आग लग गई। ये आग भी बड़ी आग थी, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, कई की हालत ख़राब है। लेकिन सिस्टम इसलिए जागाने के लिए, मैंने कहा जैसे बलि की ज़रूरत होती है, 4 लोगों की बलि लेकर अब सिस्टम जागा है और एक बार फिर से पूरे प्रदेश के
होटल के अलावा ऐसे प्रतिष्ठान जहां जैसे कोचिंग संस्थान है, तमाम जो ऐसे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर आग से बचाव के इंतज़ाम नहीं है, उनको लेकर चाहे वो प्राधिकरण के दफ्तर हो या फिर नगर निगम हो, पुलिस हो, बिजली विभाग हो या फायर विभाग हो, सभी सक्रिय हो गए और सबने अपने अपने तरीके से इनकी जांच के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के अग्निकांड ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि स्वयं इसको संज्ञान में लिया था और वो अस्पताल भी पहुंच गए थे, सिविल अस्पताल, जहां पर झुलसे हुए लोग भर्ती थे और उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसके मालिक यानी इस होटल जो मेरे पीछे है, लेवाना होटल के मालिक दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, एक जीएम गिरफ्तार हो चुका है। बहुत सारे लोगों की लिस्ट अभी बाकी है। ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्होंने ये 4 मंजिला इमारत, आलीशान इमारत खड़ी करवा दी। आवासीय नक्शे पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही थी और उसमें एलडीए के लोग शामिल हैं, प्राधिकरण के तमाम इंजीनियर शामिल हैं, बिजली विभाग के लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस आवासीय कॉम्प्लेक्स को 250 किलोवाट का एक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, जो कमर्शियल कनेक्शन होता है, वो 250 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया और एक भी कागज़ जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको कमर्शियल नक्शा यहाँ का है या नहीं है। बहुत सारे एनओसी ली जाती हैं, एक एक एनओसी देखी जाती है, लेकिन जब सुविधा शुल्क लिया जाता है, जब पैसा लिया जाता है, जब जेबें गर्म होती हैं, तो ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है इमारत, ऐसे ही खड़ी हुई और अब ऐसी तमाम इमारतों में छानबीन शुरू हो गई है। छानबीन शुरू, लेकिन एक जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले कांड की जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसी छानबीन की नीयत पर भी शक होता है। आएंगे उन पर भी आपसे बात करें। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, वाराणसी की बात करें, जिस तरीके से वहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनके आने जाने का सिलसिला रहता है, एक बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है वाराणसी में। किस तरीके के हालात हैं वहां पर, क्योंकि कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर इलाका जो वाराणसी का है बहुत कंजेस्टेड है, तो वहां पर क्या ये मानक पूरे हो पा रहे हैं, उनको जांचने की कोशिश चल रही है? अवधेश जी, मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त मेरे पास ये पेपर है और ये पेपर अग्निशमन विभाग की उस सुस्ती का कहीं ना कहीं उदाहरण है, जो लगातार इस व्यवस्था की अव्यवस्था को लेकर दिखाई देता है। इस पेपर में वो अस्पताल जो हैं जिनको एनओसी फायर की नहीं मिली है उनके नाम है, वो बहुमंजिला इमारतें हैं जिनको फायर की एनओसी नहीं मिली है उनके नाम है, वो होटल हैं जिनको फायर की एनओसी नहीं मिली है उनके नाम है, और जिन्होंने ये आरटीआई लगाया था वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था कैसी है और इस अव्यवस्था को लेकर आपने लगातार लड़ाई भी लड़ी, तो पहले लेट क्यों हुआ? सुना आपको भी ये जानकारी नहीं दी जा रही थी पहले? मुझे भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। बार बार प्रयास करने के बाद किसी तरह से 2019 में दी गई, 2020 में एक बार दी गई, फिर दोबारा हमने 2022 में लिया, जिसमें शहर के नामचीन अस्पताल, नामचीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल और होटल्स हैं जिन्हें फायर की एनओसी नहीं दी गई है, फिर भी धड़ल्ले संचालित हैं। जिला प्रशासन और फायर विभाग को बार बार कहने के बाद भी, लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक बेधड़क, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 30 अप्रैल को फायर और पोल्यूशन की एनओसी के साथ अपना नवीनीकरण करा लें। अवधेश जी, ये गलियों का शहर है और यहाँ पर गलियों में होटल और लॉज खुले हुए हैं जी। अगर गलियों में लॉज खुले हुए हैं तो अग्निशमन के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी होटल और लॉज गलियों में होंगे उनके लिए एनओसी फायर की नहीं दी जाएगी। अगर फायर की एनओसी गलियों में चलने वाले होटल और लॉज को नहीं दी जा सकती तो आखिर ये होटल और लॉज किसके दम पर चल रहे हैं? आखिर इनके पीछे कौन है? और ये जो काला चिट्ठा और ये जो संख्या बल है जिसने आरटीआई के माध्यम से इन कागजों पर अंकित होने की हिमाकत की है, वो कहां और क्यों चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में घटना होती है तो तंत्र जगता है, क्या तंत्र को उसके पहले जगने की जरूरत नहीं है? आखिर खाना पूर्ति क्यों की जाती है? अग्निशमन विभाग ही नहीं अवधेश जी, ऐसे कई विभाग हैं जो इस पूरे मामले में दोषी हैं। अगर आप
किसी भी बहुमंजिला इमारत को बनाने जाते हैं तो उस दौरान नियम है, पहले अग्निशमन की एनओसी, उसके साथ ही अन्य जो विभाग है वो अपनी बिल्कुल। एनओसी और देते हैं। वाराणसी में कैसे उसके बाद नियमों को तोड़ा तब गया है जाकर वो नीतीश, नक्शा ये हम बहाल सभी ने होता देखा है और उसकी एक बड़ी कहानी एबीपी गंगा ने दिखाई भी थी आपके जरिए। रुक कर लेते हैं आगरा का, हमारे साथ नितिन बने हुए। नितिन, आगरा की बात करें तो पूरा टूरिज्म का हब है, वो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर होटल इंडस्ट्री है, लेकिन क्या यहाँ पर भी कहानी लखनऊ और वाराणसी जैसी है? देखिए अवधेश, यहाँ जो कहानी है वो लखनऊ और वाराणसी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में है। आगरा होटल और हॉस्पिटलों का शहर है, टूरिज्म का गेटवे है और इस वजह से कहा जाए सबसे ज़्यादा 5 सितारा होटल के साथ साथ जो बजट होटल हैं, जो लॉज हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में। देखिए मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये ताजनगरी फेज़ 2 का इलाका है। ताजनगरी फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, यहाँ कहा जाए करीब 500 होटल हैं। अब जब लखनऊ का ये कांड हुआ है, सराय एक्ट में ये पंजीकृत किए जाते हैं, लेकिन सराय एक्ट ही कहा जाए अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। इसके साथ ही आज भले ही कहा जाए इस घटना के बाद ज़रूर अग्निशमन विभाग खाना पूर्ति कर रहा है, आज जरूर अग्निशमन विभाग ने जगह जगह जाकर फायर एक्सटिंग्विशर और हाइड्रेंट की चेकिंग की है कि यहाँ इनके पास अगर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं। लेकिन कहा जाए पूरी तरह से अग्निशमन विभाग के पास पावर्स नहीं है। वो नोटिस का जो खेल कर सकते हैं, तमाम होटल्स को वो नोटिस सर्व करते हैं, लेकिन अगर कोई भी होटल या कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी लॉज, रेस्टोरेंट जिसके पास फायर की एनओसी नहीं है, अगर उसको नोटिस दे देते हैं कि उसके पास एनओसी नहीं है, उसके बाद भी वो लगातार चलाता रहता है। तो कुल मिला के इस मामले में अग्निशमन विभाग को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। आगरा की बात की जाए तो करीब 500 होटल में मात्र 30 ही होटल्स ऐसे हैं जिनके पास फायर की एनओसी है। बड़े जो होटल्स हैं उनके पास ज़रूर ट्रेंड स्टाफ होता है, लेकिन छोटे जो होटल्स हैं, जो बजट होटल जिन्हें कहा जाता है, उनका रिसेप्शनिस्ट ही मैनेजर की भूमिका में रहता है। तो कुल मिला के जब कोई घटना होती है उसके बाद सरकार भी जागती है, प्रशासन भी जागता है और अब 3 दिन में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है, उसको लेकर एक कागजी खाना पूर्ति जरूर अग्निशमन विभाग, प्रशासन और एडीए की तरफ से की जा रही है। सवाल यही उठता है कि जब किसी बड़े स्तर पर कोई घटना होती है, आगरा में साल 2012 में एक फैक्ट्री में आग लगी, 10 लोगों की मौत हुई। श्रीजी शू फैक्ट्री में 2002 में आग लगी, 44 लोगों की मौत हुई और ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। आगरा में बड़े स्तर पर होटल्स हैं, लेकिन कुंज गलियों में होटल्स हैं, बहुत ही सकरी गलियों में होटल्स हैं, ताजमहल से लगती हुई तमाम गलियों में होटल्स हैं, लेकिन किसी के पास फायर की एनओसी बिल्कुल। अब सवाल यही है कि क्या, जैसा कि विवेक ने कहा कि बन जाता है, बलि की जरूरत जरूरी है और बलि के बाद भी लोग जागने को तैयार नहीं है। रतीश भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। रतीश, अगर हम बात करें कानपुर की, यहाँ पर भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े शहरों से, भारत के बाहर से भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हो आते हैं, तमाम लोग आते हैं, होटल इंडस्ट्री यहाँ भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर क्या कहानी है? पूरे प्रदेश के हालात यहाँ या कुछ अलग तस्वीर है? देखिए, तस्वीर कुछ जुदा नहीं है अवधेश, कमोबेश उसी तरीके की स्थिति है जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, किसी इमारत को बनाने के, खड़ी करने के, उसे ऑपरेट करने के नियम होते हैं। कोई भी नियम, कानून, कायदा पालन नहीं किया जाता है। कानपुर विकास प्राधिकरण हो, कानपुर नगर निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत आपूर्ति कंपनी केस्को हो या और भी कोई कंसर्न अथॉरिटी हो, फायर की एनओसी हो, हम अगर देखें तो शहर में कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन एनओसी किसी से नहीं ली जाती, बस मिली भगत करके बिल्डिंग्स को खड़ी कर दी जाती है। अब आपको एक उदाहरण दिखा देते हैं कानपुर का। कानपुर के रिजेंटा होटल के बाहर हम खड़े हैं, इसके ठीक बगल में जलकल विभाग है, जल संस्थान है, यानी यहाँ से लाखों लोगों की, कानपुर के रहने वाले लाखों लोगों के लिए जलापूर्ति की जाती है। जब ये होटल बन रहा था तो इसके ठीक नीचे से ये बड़े बड़े वाटर पाइपलाइन हैं जो पेयजल की आपूर्ति करती हैं। नियम जो कहता है वो ये कहता है कि इसके नीचे से अगर वाटर की पाइपलाइन जा रही है तो कोई ऐसा कंक्रीट का जंगल और बड़ी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, लेकिन रिजेंटा हॉस्पिटल चल रहा है, खड़ा है। आपत्ति हुई थी जब ये बन रहा था, आपत्ति भी की गई थी, लेकिन क्या जल संस्थान ने एनओसी दी या कौन से विभाग ने एनओसी कर दी कि ये ऑपरेशनल हो गया और अभी भी चल रहा है। फायर की एनओसी मिले ना मिले, तमाम एनओसी मिले ना मिले, लेकिन संस्थान कुछ इस तरीके से चलते रहते हैं। होटल हो, हॉस्पिटल हो, बहुमंजिला इमारतें हो, तमाम ऐसी इमारतें चलती रहती हैं। जल संस्थान के अधिकारियों का, जिनसे हमने बात करी, जल संस्थान के जो बाबू हैं उनसे हमने बात करी, उन सभी का कहना है कि प्योर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कौन सी किस मानक पर एनओसी दे दी जाती है ऐसी बिल्डिंग्स को, और उसके बाद हादसे का इंतज़ार किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है हादसे की दावत का कि हादसा हो।
लखनऊ के लिवाना में जो हुआ, कानपुर में कमोबेश कभी भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी आंखों में, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। केवल घटना हुई है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे सीरियसनेस, गंभीरता दिखाई जाएगी। एक दो को एनओसी को नहीं होने पर उनको नोटिस सर्व कर दिए जाएंगे, बावजूद इसके बाद खानापूर्ति कर दी जाएगी। तो ये उदाहरण, केवल एक उदाहरण हमने आपको दिखाया। कानपुर शहर के तमाम होटल्स हैं, फहरिस्त है लंबे लंबे, चूँकि औद्योगिक नगरी रही है। कई सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं जो एनओसीज़ के बिना चल रही हैं, लेकिन किसी को एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुविधा शुल्क दो और एनओसी मिले चाहे ना मिले, अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर भी कानपुर में ये बिल्कुल, तो मतलब ये तस्वीर समझ में आती है कि जो नोटों की गड्डियों की खुशबू है या जो वजन है, उसके सामने आम आदमी की जिंदगी इतनी हल्की लगने लगी है सिस्टम में बैठे बड़े बड़े लोगों के लिए कि तमाम अवैध चीजें चलती रहती हैं और उसके बाद कांड के बाद जांच होती है तो जांच पूरी नहीं होती। कुछ एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर बारिश की वजह से एक जर्जर इमारत का हिस्सा गिर गया, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई है और हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके का ये मामला है जहां पर हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मलबा हटाकर ये छानबीन की जा रही है कि कहीं और तो कोई दबा नहीं है, क्योंकि आशंका इस बात की है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं। हादसे पर अफरा तफरी का माहौल है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये जिस तरीके से हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू हो गया है और क्या ये आशंका है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि ये प्रयागराज शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके का मामला है। आज कुछ देर जो है वो हल्की बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश नहीं हुई थी और कुछ ही इलाकों में हुई थी, लेकिन उस बारिश में जो है वो एक जर्जर इमारत थी जिसका आगे का हिस्सा गिर गया। उस बारिश की वजह से उस वक्त बारजे के नीचे कई लोग खड़े हुए थे और मलबा जो गिरा उसकी चपेट में तमाम लोग आ गए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मौके पर डीएम और एसएसपी समेत तमाम विभागों की टीमें पहुंच गई हैं। रेस्क्यू का काम जारी है और मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाकर ये तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबे के नीचे कुछ और लोग फंसे हुए हों। जो 7 लोग घायल हैं उनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि ये बहुत पुरानी इमारत थी, बहुत जर्जर इमारत थी, इसको पहले ही गिरा दिया जाना चाहिए था, लेकिन समझा जा सकता है कि ये लापरवाही की पराकाष्ठा है, क्योंकि अगर एक इमारत जर्जर हो चुकी है, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है और एकदम चौराहे के करीब वो मकान है, भीड़ भरी इलाके में वो मकान है, तो उसे किराया क्यों नहीं किया था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। बहरहाल जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज उनका चल रहा है। मौके पर तमाम विभागों की टीमें मौजूद हैं, पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और अफसरों का कहना है कि फिलहाल जो उम्मीद है, जो मौके पर तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक कि अब कोई और दबा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि अब मौके पर मलबे के नीचे कोई दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल, देखिए और तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके का तफरी का माहौल है। अब वही ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनकी हालत के बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें अवधेश की पूरे जो हादसा हुआ है, हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं ये 7 लोग, क्योंकि वो जो बारजा है जब बारिश होने लगी तो उसी बारजे के नीचे ये लोग खड़े हुए थे ताकि भीगने ना पाए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मौत जो है उनके ऊपर मंडरा रही है और वो झपट्टा बंद करके टूटने की कोशिश करेंगे जो है वो। तो जो 7 घायल हैं उनमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि उन्हें वक्त रहते जो है अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टरों का जो कहना है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा है कि सभी का जो है वो उपचार किया जा रहा है और उन्हें हर संभव जो भी मेडिकल फैसिलिटी हमारे साथ आप बने रहिए, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया क्षेत्र की है और यही वो जगह है जहां पर बारिश हुई और कुछ लोग खड़े थे इसके छज्जे के नीचे, लेकिन अचानक से वो गिरा और 3 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल लोगों को पहुंचा दिया गया है, 2-3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और ये देखिए आप मौके पर किस तरीके से भारी भीड़ जमा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब इस बात का चल रहा है कि कोई और उस मलबे में दबा ना हो। एम्बुलेंस मौके पर दिख रही है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और इसके साथ ही साथ देखिए जो
रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर हैं, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एबीपी गंगाकर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हो। देखिए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें, ऐसे आपातकालीन मौके पर सबसे बेहतरीन सर्विस इनकी होती है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी बनती, कोई अंदर दबा हुआ हो, तो उनको निकालने में एसडीआरएफ की टीम सबसे ज़्यादा दक्ष होती है और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। और भारी भीड़ है, जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है वो हैरान है इस घटना को देखने के बाद। और ये जो तस्वीर है प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके की है। मोइन, जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है, क्या इन लोगों को अब प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगी? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनकी शिनाख्त हो गई, ये कौन लोग थे? देखिए, इनमें से एक की पहचान हो गई है। दरअसल ज्यादातर जो लोग थे वो आसपास थे और कुछ राहगीर उसमें से थे जो है वो। तो एक की पहचान हो गई है, बबलू नाम का ये युवक है जो पड़ोस में ही रहता था। 2 लोगों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई उनकी पहचान के बारे में। कहा यह जा रहा है कि इनकी पहचान करा ली जाएगी, इनके परिवार वालों को जो है वो जब तस्दीक कर देंगे उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। और जो लोग घायल हैं वो भी सब आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, जो आसपास जो है वो किसी न किसी काम से आते जाते रहते हैं वहाँ पर। तो वो जो जर्जर इमारत थी, जर्जर इमारत के आगे के हिस्से के नीचे खड़े हुए थे लोग है, और जो इमारत का पीछे का हिस्सा है उसमें जो लोग रह रहे थे। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वो सारे लोग सुरक्षित हैं, उनको किसी तरीके का चोट नहीं आया है। अगर कहीं पूरी इमारत गिर जाती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था। और मोइन, ये भी बड़ा सवाल है नगर निगम पर, क्योंकि बारिश से पहले ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती कि ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाए जो खतरनाक साबित हो सकती है, या तो उनको खाली करवाया जाए या तो उनको गिराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारिश खत्म होने वाली, और देखिए बारिश खत्म होते होते एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।